अच्छा देखिए, बजटिंग के टॉपिक में बजटिंग बेसिकली क्या है, हम लोग कोई भी बिज़नेस होता है, वो बिज़नेस क्या करता है, वो बजट्स बनाता है। बजट्स का मतलब ये हो गया बेसिकली वो बिज़नेस फोरकास्टिंग करता है। वो बिज़नेस फोरकास्ट करता है कि आने वाले मंथ्स में कितनी सेल्स करनी है, कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितनी परचेज़ करनी है, कितने पैसे होंगे, कितने नहीं होंगे। तो बेसिकली बजटिंग का जो टॉपिक है वो फोरकास्टिंग है, जो हर बिज़नेस फोरकास्टिंग करता है। इससे होता क्या है, बेसिकली बिज़नेस प्लानिंग कर रहा है कि आने वाले टाइम, आने वाले मंथ्स में उसको काम किस तरह से करना है। तो उसमें क्या है, प्लानिंग है। और अगर कोई शॉर्टेजेस हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लग रहा है कि अप्रैल के मंथ में मुझे 300 यूनिट सेल करने हैं और 300 यूनिट बनाने भी होंगे, लेकिन जब मैं 300 यूनिट्स बनाने के लिए जाऊंगा तो मेरे पास इतना मटेरियल नहीं होगा, मेरे पास सिर्फ 250 का मटेरियल होगा। तो बाकी जो 50 का मटेरियल कम पड़ रहा है उसकी मैं अरेंजमेंट कर लूँगा पहले से। तो जब कोई शॉर्टेजेस होती हैं वो भी अकाउंट फॉर हो जाती हैं। अच्छा, बजट, सारे बजट्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, सब कनेक्टेड होते हैं, सब इंडिपेंडेंटली नहीं बन रहे। तो जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन डिपार्टमेंट्स वो इम्प्रूव हो जाती है। और फिर बजट्स बनाने के बाद, ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, हम क्या करते हैं, उसको एक्चुअल से कंपैरिजन करते हैं और वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं। ये कहलाता है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। शॉर्टेजेस में की बजट फैक्टर। शॉर्टेज क्या होता है, की बजट फैक्टर। कोई भी चीज़ जो शॉर्टेज होगी ना, जिसकी कमी होगी, जो कम होगी, वो कहलाएगी की बजट फैक्टर। की बजट फैक्टर का मतलब जिस चीज़ की शॉर्टेज है। तो ये सारे काम होते हैं बजटिंग के अंदर। अच्छा, बजट्स में एक आएगा सेल्स बजट, जिसमें हम ये देख रहे होते हैं कि किस मंथ में हमें कितने यूनिट सेल करना है। कि आने वाले जो मंथ्स हैं, मार्च, अप्रैल, मई, हमें कितने यूनिट्स सेल करने हैं और उसकी हमें सेलिंग प्राइस क्या रखनी है, कितने रुपए के सेल करना है। सेल्स बजट के बाद प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट के बाद परचेज बजट, परचेज बजट के बाद कैश बजट, कैश बजट के बाद रिसीवेबल बजट, पेएबल बजट, और रिसीवेबल और पेएबल के बाद मास्टर बजट, जिसमें आ जाता है बजटेड इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो ये सारे बजट्स बजटिंग के टॉपिक के अंदर हैं। सेल, प्रोडक्शन, परचेज, कैश बजट, रिसीवेबल पेएबल बजट और बजटेड इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। कुछ सवाल कैश बजट के हैं, कुछ सवाल
मास्टर बजट के हैं, कोई सवाल सेल प्रोडक्शन परचेज बजट के हैं, तो अलग अलग तरीके से सवाल आए हुए हैं। लेकिन सबसे पहला डिपेंडेंसी जो होती है बजट्स के अंदर, अगर हम सीक्वेंस वाइज बात करें तो सबसे पहले आप बनाएंगे सेल्स बजट। कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, कितने यूनिट्स बनाने हैं, वो आप इंडिपेंडेंटली डिसाइड नहीं कर सकते। आपको पहले देखना पड़ेगा कितने यूनिट्स आपको बेचने हैं। जितने बेचने उतने ही बनाने होंगे ना। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, सेल्स बजट बनेगा। इससे आपको पता चलेगा कितने कितने यूनिट आपने बेचने हर महीने। फिर उस हिसाब से बनेगा प्रोडक्शन बजट। जितने यूनिट्स हमें बेचने उस हिसाब से हमें यूनिट्स बनाने, प्रोड्यूस करने, और जितने प्रोड्यूस करने हैं उसके हिसाब से हमें ख़रीदने। क्या इतने इतने यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने हैं तो इस हिसाब से हमें यूनिट्स खरीदने, और जिस हिसाब से ख़रीदने हैं उस हिसाब से हमारे पास पैसे होने चाहिए। कितने पैसे हैं, कितने नहीं हैं, कितने पैसे आएंगे, कितने पैसे जाएंगे उस महीने के अंदर। पैसे कम तो नहीं पड़ेंगे, पैसे कम पड़ेंगे तो हम अरेंजमेंट्स कर लें पहले से, कैश बजट। और फिर उसके बाद बनेगा रिसीवेबल और पेएबल, और फिर आखिर में बनेगा मास्टर बजट। बजटेड इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इस सीक्वेंस में बजट बनते हैं: सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, कैश बजट, रिसीवेबल पेएबल बजट और मास्टर बजट। ये सारे एक सवाल में नहीं आते, अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। 2-3 एक सवाल में आ गए, कभी सिर्फ कैश बजट का भी सवाल आता है। अच्छा, अगर सेल्स बजट की बात करें इसमें आते हैं यूनिट सोल्ड और सेलिंग प्राइस। यहाँ मंथ्स आ जाते हैं। किस महीने कितने, फॉर एग्जाम्पल जनवरी में 2000 यूनिट सेल करना है, फेब में 2500 यूनिट बेचने हैं, मार्च में 2200 बेचने हैं और अप्रैल में 2000 बेचने हैं। ये यूनिट्स आ जाएंगे जो हर महीने बेचने हैं, और किस प्राइस पे बेचने वो प्राइस आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेल्स आ जाएंगी हर महीने की। 2000 इंटू 10 रुपये 20,000, 2500 इंटू 11 2200 इंटू 11 24,000। ये सेल बजट होता है। सेल बजट बहुत आसान है, सिंपल है। हर महीने इतने यूनिट्स बेचने और इतने रुपए के बेचने। इसके बाद आएगा प्रोडक्शन बजट। अच्छा, सेल बजट किसका बनता है? यूनिट्स का, फिनिश्ड गुड्स का, क्योंकि हम क्या चीज़ बेच रहे होंगे, फिनिश्ड गुड्स बेच रहे होंगे ना। फिर बनेगा प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट भी फिनिश गुड्स का बनता है। जाहिर सी बात है, बिजनेस प्रोड्यूस क्या करेगा, क्या चीज़ बनाएगा? रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके फिनिश गुड्स बनाएगा। तो जो प्रोडक्शन होगी वो किस चीज़ की होगी? वो फिनिश्ड गुड्स की होगी। तो प्रोडक्शन बजट भी फिनिश्ड गुड्स का बनता है। इसका फॉर्मूला ये: ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन
फिनिश गुड्स कम कैसे होंगे? बेच के, माइनस सेल्स, और फिर आ जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जैन, फेब, मार्च और अप्रैल। जैसे हमारे पास जनवरी में 1100 यूनिट्स पहले से थे ओपनिंग, फिर हमने 4500 और बना लिए। तो 1100 यूनिट्स पहले से थे, 4500 यूनिट्स हमने और बना लिए, तो कितने हो गए टोटल? 5600। 5600 में से हमने 5000 यूनिट्स बेच दिए जनवरी में, तो क्या बच गया हमारे पास? 600 यूनिट्स बचे। ये जो 600 यूनिट्स क्लोजिंग आया जैन का, ये फैब का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। फैब की प्रोडक्शन हो सकता है हमें ना बताए, फैब की सेल्स हमें फैब की सेल्स ऊपर सेल बजट से मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल फैब में कितने बेच रहे हैं? 2500, और फैब का क्लोजिंग क्या रखना है वो भी उसने हमें बता दिया, 900। हम फैब की प्रोडक्शन निकाल लें, फिर ऐसे ही मार्च पे जाएगा, तो ये 900 जो क्लोजिंग है ये मार्च का क्या हो जाएगा? ओपनिंग। मार्च की प्रोडक्शन पता नहीं, मार्च की सेल्स हमें पता है 2200, और मार्च का क्लोजिंग हमें क्या रखना है? 700। फिर ये 700 ओपनिंग बन जाएगा इधर का, इसकी प्रोडक्शन पता नहीं, इसकी सेल्स हमें पता है 2000 है, और क्लोजिंग क्या रखना है? 500। तो प्रोडक्शन बजट इस तरह से बनेगा कि वो हर महीने का आपको ओपनिंग बताएगा, हर महीने का आपको वो क्लोजिंग बताएगा, हर महीने का आपको वो यूनिट सोल्ड बताएगा, और प्रोडक्शन हमें एक्स रख के कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यूनिट प्रोड्यूस हम कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल, प्रोडक्शन आ जाएगी, ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल, प्रोडक्शन निकल जाएगी। जैसे फैब की बात करें, फैब में 900 क्लोजिंग रखना है, बैकवर्ड आए, 900 क्लोजिंग है, बेचे हैं हमने 2500। वैसे 2500 पर से माइनस होता है, बैकवर्ड जाएंगे तो 2500 क्या होगा? 900 के अंदर प्लस होगा, और 600 क्या होगा? माइनस होगा। तो प्रोडक्शन आ जाएगी फैब की, कितनी आ रही है? 2800। मार्च की प्रोडक्शन 2000, इसकी प्रोडक्शन 1800। तो इस तरह हम हर महीने के यूनिट प्रोड्यूस निकाल लें। तो प्रोडक्शन बजट क्या है? ओपनिंग, प्रोडक्शन, सेल और क्लोजिंग। अब वो किस तरह से सवाल में देता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो स्टेटमेंट्स देता है कि हर मंथ एंड पे वो इस तरह का वर्ड यूज़ करता है कि हमें इस तरह से प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन इज प्लान्ड सो क्लोजिंग इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईच मंथ इज 1/4 ऑफ द सेल्स फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ। हर महीने के आखिर में क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? जितना अगले महीने बेचना है उसका 1/4। तो अगले महीने कितना बेचना है उसका 1/4 आप निकालेंगे, वो क्लोजिंग आ जाएगा। या और कोई और टर्मिनोलॉजी भी यूज़ कर सकता है, वो आप हर सवाल में एक जैसा नहीं होता, वो जिस सवाल में जिस तरह से बताएगा उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल
ये है सवाल। इसने आपको यूनिट सोल्ड बताए जनवरी के, फेब के, मार्च के और अप्रैल के। इतने इतने यूनिट्स इन 4 महीनों में बिकेंगे। और लिख दिया प्रोडक्शन इज प्लान्ड, सो क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ इज 1/2 ऑफ द सेल्स फॉर द नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ। प्रोडक्शन इस तरह से करनी है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री हर महीने के आखिर में इतनी होगी जितना आपने अगले महीने बेचना है उसका आधा इस महीने की क्लोजिंग में। और बजट बनाना आपको जैन, फेब और मार्च 3 महीने का। जैसे जैन, फेब, मार्च, ओपनिंग, प्रोडक्शन, सेल और क्लोजिंग। अब हमारे पास अभी फ़िलहाल क्या है, हमारे पास सेल है हर महीने की। इसमें कितने बेच रहे हैं? 4000। फेब में हम कितने यूनिट्स बेच रहे हैं? 4500। मार्च में हम कितने बेच रहे हैं? 5000। क्लोजिंग कितना है? कह रहे हैं क्लोजिंग हर महीने इतना होगा जितना अगले महीने बेच रहे हैं उसका हाफ। मतलब जनवरी का क्लोजिंग क्या होगा? जो फेब में बेच रहे हैं उसका आधा। फेब में कितना बेच रहे हैं? 4.5, उसका आधा क्या हुआ? 2200। जो जैन का क्लोजिंग है वो फेब का क्या बन जाएगा? फेब का क्लोजिंग क्या होगा? जो मार्च में बेच रहे हैं उसका आधा। ये क्या हो जाएगा मार्च का? और मार्च का क्लोजिंग क्या होगा? जो अप्रैल में बेच रहे हैं उसका आधा। अप्रैल में कितना बेच रहे हैं? 4200, इसका आधा कर लें 2100। अब वहाँ पर रह गया जनवरी का ओपनिंग। जनवरी का ओपनिंग क्या होगा? दिसंबर का क्लोजिंग। जनवरी का ओपनिंग क्या होगा? दिसंबर का क्लोजिंग। दिसंबर का क्लोजिंग क्या होगा? जो जैन में बेच रहे हैं उसका आधा। जैन में कितना बेचना है? उसका आधा क्या हुआ? ये क्या बन जाएगा जनवरी का? तो दिसंबर का क्लोजिंग जैन का ओपनिंग होगा। तो हमारे पास ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया, सेल आ गया, प्रोडक्शन निकल जाएगी हर महीने की। तो कितनी आ रही है प्रोडक्शन पहले वाले जनवरी की? 2250। 4000 ऐड होगा, बैकवर्ड जाते पे 2000 माइनस होगा। 4050, 2500 ऐड होगा, वो माइनस होगा। 750। जनवरी वाला कितना होगा? हाँ 4250 होगा सर। और ये वाला 400 कम हो जाए, 4600। इस तरह यूनिट प्रोड्यूस आ जाएंगे हर महीने। इतनी प्रोडक्शन होगी, इतनी प्रोडक्शन होगी, इतनी प्रोडक्शन। तो ये प्रोडक्शन है 4 महीने। तो ये हर सवाल में डिफरेंट होगा, कितना प्रोडक्शन रखनी है उसके हिसाब से होगा। हाँ ये सब कुछ प्रोडिक्शन है, ये सब कुछ बजटिंग है ही सारी प्रोडिक्शन। अच्छा ये यूनिट्स में है ना सारा। अच्छा फिर है परचेज बजट। परचेज बजट हम हर महीने कितने यूनिट परचेज करेंगे। अच्छा परचेज आप क्या करेंगे? हम परचेज फिनिश गुड्स नहीं करेंगे, हम परचेज क्या करेंगे? रॉ मटेरियल करेंगे। तो परचेज बजट रॉ मटेरियल में बनता है, प्रोडक्शन बजट फिनिश गुड्स होता है, ये फिनिश गुड्स होता है। लेकिन जो परचेज बजट है वो रॉ मटेरियल का होता है। तो बनाओगे क्या फिर?
अगर फिनिश गुड खरीद लोगे तो बनाओगे क्या? फिर वो बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। ये वो बिजनेस है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो वाले सवाल भी आते हैं, लेकिन उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता बिजनेस, वो रिटेल बिजनेस होता। परचेज बजट में ओपनिंग रॉ मटेरियल जो था पहले से, फिर आ जाएगा परचेज जो किया, फिर उसमें से माइनस होगा रॉ मटेरियल। हम बेचते नहीं हैं, रॉ मटेरियल ख़त्म कैसे होगा? प्रोडक्शन में चला जाएगा, और क्या बचेगा? क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज रॉ मटेरियल माइनस प्रोडक्शन में जो चला गया, और इज इक्वल्स टू क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल का फॉर्मूला परचेज बजट का। अब इन चार चीज़ों में से हमारे पास हर महीने की प्रोडक्शन होगी, वो हमने प्रोडक्शन बजट से निकाली होगी। प्रोडक्शन बजट पे ही बेस करेगा ये। क्या प्रोडक्शन है के लिए? 4250, 4750 और 4600। 4250, 4750, 4600, ये यूनिट्स हैं। अभी इतने इतने यूनिट्स हम हर महीने प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन है हर महीने के यूनिट्स की। क्लोजिंग क्या होगा वो बता देगा। क्लोजिंग इतना रखना है जितनी अगले महीने की प्रोडक्शन करनी है उसका 1/4। अब वो प्रोडक्शन का 1/4 निकाल के आप क्लोजिंग लिखते जाओगे, और फिर ऐसे ही ओपनिंग निकल जाएगा। और सवाल टू सवाल वेरी करेगा वो क्या स्टेटमेंट दे रहा, लेकिन वो इसी तरह से होगी कि हर महीने का क्लोजिंग रॉ मटेरियल इतना होना चाहिए जितना अगले महीने आपने प्रोडक्शन करनी है उसका इतना, जितना अगले महीने प्रोडक्शन करनी है उसका इतना, उसका 20%, उसका इतना, वो बता देगा। क्लोजिंग रॉ मटेरियल आ जाएगा, और क्लोजिंग ओपनिंग बनाते जाएंगे, क्लोजिंग ओपनिंग बनाते जाएंगे, क्लोजिंग ओपनिंग बनाते जाएंगे। तो इस तरह हर महीने की परचेज कैलकुलेट हो जाएगी। तो हर महीने के परचेज यूनिट्स आ जाएंगे, ये खरीदने, ये खरीदने, ये खरीदने, ये खरीदने। अच्छा, ये परचेज आने के बाद ये परचेजेस आ रही हैं यूनिट्स के अंदर, इतने यूनिट्स, इतने यूनिट्स, इतने यूनिट्स खरीदने। अब हमें इन यूनिट्स को केजीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये यूनिट्स किलोस में कन्वर्ट होंगे। तो ये यूनिट्स, एक यूनिट पे फॉर एग्जांपल 3 केजी लगता है, सवाल में बताएगा वो। ये तो क्या है? ये तो वो यूनिट्स आए जो हमें खरीदने हैं, इतने यूनिट्स का सामान खरीदना है। एक यूनिट पे 3 किलो लगता है। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इतने केजीज हमें हर महीने खरीदने, और 1 केजी 5 रुपये का फॉर एग्जांपल, तो इतने रुपए की परचेज करनी है। तो पहले हमें हर महीने के यूनिट्स चाहिए जो खरीदने हैं, वो हम ऊपर परचेज बजट से निकालेंगे। परचेज बजट यूनिट्स में बनाया है, कुछ जगहों पे ये केजीज में भी बनता है। केजी से बनता है तो कन्फ्यूजन होती है, पहले यूनिट्स में बना लें, बाद में केजीज में कन्वर्ट कर लें। तो पहले परचेज बजट यूनिट्स में बना, हमने यूनिट परचेज निकाले, यूनिट परचेज को फिर हमने जितने जितने किलोस लग रहे हैं उसके ऊपर एक एक यूनिट पे वो किलो से मल्टीप्लाई किया, तो केजीज आ गए जो हमें खरीदने। और फिर हमने केजीज को मल्टीप्लाई करा, 1 केजी कितने रुपए का मिलता है उससे, तो वहाँ पर पैसे आ गए कितने रुपए के किलोस मिले। परचेज केजीज का बनेगा परचेज बजट। पहले यूनिट्स का बना लें, उसको फिर बाद में केजीज में कन्वर्ट कर लें, और फिर केजीज, क्योंकि उसने बताया होगा 1 किलो 5 रुपये का मिलता, तो कितनी परचेज करनी है किलोस पे डिपेंड करता है, तो किलोस निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आप यूनिट नहीं खरीद रहे, आप किलोस खरीद रहे, किलो के पैसे दिए। यहाँ से आ जाएंगे केजीज कितने रुपए के हैं। तो पहले ये यूनिट में बना लें। अच्छा, इसको पहले आप डायरेक्ट किलोस में भी बना सकते हैं, लेकिन फिर एक मसला आएगा। प्रोडक्शन जो आप पिक कर रहे हैं वो यूनिट्स में, जो प्रोडक्शन बजट यूनिट्स में बना है, तो प्रोडक्शन जो हम पिक कर रहे हैं वो यूनिट्स में है, या तो हम उसको किलोस में कन्वर्ट करें पहले, तो प्रोडक्शन को किलोस में कन्वर्ट करें, फिर ये किलोस पे बने।
लेकिन फ़िलहाल ये कि आप इसको यूनिट में बनाएं, यूनिट परचेज निकालने के बाद उसको फिर किलोस में कन्वर्ट कर लें, वो आसान है, उसमें गलती के चांसेस कम। ये परचेज बजट हो जाए। फॉर्मूला ये है इसका, ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेज रॉ मटेरियल ऐड हुआ, प्रोडक्शन वाला रॉ मटेरियल माइनस हुआ और क्लोजिंग रॉ मटेरियल आ गया। ओपनिंग, परचेज, प्रोडक्शन, क्लोजिंग। इसके बाद कैश बजट। कैश बजट में इनफ्लोस और आउटफ्लोस आते हैं कि हर महीने कितने पैसे आ रहे हैं और हर महीने कितने पैसे जा रहे हैं। कैश बजट के सवाल दो तरह के आते हैं। एक, या तो कैश बजट में सिर्फ एक कैश बजट का सवाल आ गया, सिर्फ कैश बजट, या फिर ऐसा हुआ कि उसने पहले बोला सेल बजट बनाओ, प्रोडक्शन बजट बनाओ, परचेज बजट बनाओ और फिर कैश बजट बनाने के लिए। ये सवाल मुश्किल होता है, बजटिंग का सवाल मुश्किल है। तो सेल बजट बनाया पहले, फिर प्रोडक्शन बजट बना, फिर परचेज बजट बना और फिर कैश बजट बना। इस तरह भी सवाल आता है। तो या तो कैश बजट के सवाल सिर्फ कैश बजट के आते हैं या फिर इनके साथ मिलकर आते हैं। तो कैश बजट जैन, फेब, मार्च। पहले हम लिखेंगे इसमें इनफ्लोस, पहले इनफ्लोज आएंगे। इनफ्लोज में सवाल पढ़ के पता चलेगा क्या क्या इनफ्लो है। एक कैश सेल होती है कि हर महीने कैश सेल करके ये पैसे आ गए, कैश सेल्स आ गए हर महीने की। फिर कैश सेल के अलावा जब हमने उधार पे सेल करी थी तो हमारे रिसीवेबल्स थे। रिसीवेबल भी तो पैसा देगा ना, जिसको उधार दे रहे हैं वो भी तो पेमेंट करेगा ना हमें, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो भी तो पेमेंट करेगा। तो हमें रिसीवेबल से भी पैसे मिलेंगे। 1 मंथ वाले रिसीवेबल आ रहे होंगे, 2 मंथ्स वाले रिसीवेबल भी आ सकते हैं, या फिर हम इशू ऑफ शेयर्स कर रहे होंगे उससे पैसे आ रहे होंगे। तो खैर सवाल करेंगे तो ये बात समझ में आएगी। फैब में शेयर इशू करें, बाकी महीनों में नहीं करें, तो फैब में इनफ्लो आ गया इशू ऑफ शेयर्स का, ये इनफ्लोज आ जाएंगे सारे। फिर हम माइनस करेंगे इसमें से आउटफ्लोस। आउटफ्लोस में बताएगा परचेजेस करी उसमें पैसे चले गए, अगर उधार पे सामान खरीदा था तो सप्लायर को पेमेंट करिए, पेमेंट टू सप्लायर, उसमें पैसे जा रहे हैं। इसमें सिर्फ हम पैसों के हिसाब से बात करेंगे, कितना पैसा आ रहा है किस महीने और किस महीने कितना पैसा जा रहा है। आउटफ्लोस नॉन करंट एसेट अगर हम खरीद रहे हैं उसकी पेमेंट, एक्सपेंसेस की पेमेंट्स, तो इनफ्लोस माइनस आउटफ्लोस हो रहे होंगे। हर महीने का आउटफ्लो बताएगा, बहुत सारे हो सकते हैं। रेंट दे रहा होगा, बिजली का बिल दे रहा होगा, सप्लायर को पैसे दे रहा होगा, नॉन करंट एसेट खरीद रहा होगा, कोई और जगह पैसे जा रहे होंगे। आखिर में क्या बचेगा, इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करेंगे तो आ जाएगा नेट फ्लो। नेट फ्लो में हम ऐड करेंगे ब्रॉड डाउन बैलेंस। मतलब नेट फ्लो क्या बता रहा है, इस महीने इतना इनफ्लो हुआ, उसमें से इतना आउटफ्लो हुआ, ये पैसे बच गए, और कितने पैसे पहले से बचे हुए थे, टोटल आ जाएगा। फिर वो टोटल अगले महीने का ब्रॉड डाउन बन जाएगा, फिर वो टोटल अगले महीने का ब्रॉड डाउन बन जाएगा। तो इनफ्लोस माइनस आउटफ्लोस, नेट फ्लो आएगा। नेट फ्लो में हम लास्ट मंथ का ब्रॉड डाउन ऐड करेंगे, टोटल आ जाएगा। फिर वो टोटल अगले महीने का ब्रॉड डाउन बनेगा, फिर टोटल आ जाएगा, फिर वो अगले महीने का ब्रॉड डाउन बनेगा, फिर टोटल आएगा। ये कैश बजट। हाँ, परचेज बजट वाली भी हो सकती है, या परचेज बजट से आपने परचेज निकाली तो वो परचेज के पैसे किस तरह से दिए जाते हैं वो बताएगा कि परचेज में इतनी कैश परचेज है, इतनी क्रेडिट परचेज है। तो कैश परचेज उसी महीने जाएगी, क्रेडिट परचेज की पेमेंट 1 महीने बाद जाएगी। हर सवाल के हिसाब से ये डिफरेंट होगी, तो हर सवाल डिफरेंट होता है, वो सवाल बताएगा उसके हिसाब से सॉल्व करना होता है। फिर आएगा रिसीवेबल बजट।
अच्छा, रिसीवेबल बजट का हिसाब, रिसीवेबल बजट में हम रिसीवेबल्स का हिसाब करेंगे। हर महीने के आखिर में कितने रुपए के रिसीवेबल्स होंगे हमारे पास। रिसीवेबल बजट में रिसीवेबल्स का हिसाब होगा। एसएलसीए की तरह बनेगा ये। एसएलसीए में क्या होता था? रिसीवेबल का ब्रॉड डाउन, ओपनिंग रिसीवेबल, फिर क्या आएंगे? क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स क्या करती है? रिसीवेबल को बढ़ाती है। फिर डिस्काउंट अलाउड, रिसीवेबल को कम करता है। रिसीट्स, पैसे मिल रहे हैं, रिसीवेबल क्या होता है? कम होता है। बैड डेट से रिसीवेबल कम होता है। सेल रिटर्न से रिसीवेबल कम होता है। और इन सारी चीज़ों के बाद आखिर में क्या आता है? इंटरेस्ट चार्ज से बढ़ता है रिसीवेबल। आखिर में क्या आ जाता है? इस एसएलसीए के हिसाब से ही रिसीवेबल बजट बनेगा हर महीने का। इतनी सारी चीज़ें नहीं होंगी जो एसएलसीए में होती हैं, कम होंगी, लेकिन कुछ इस तरह से होगा जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीने का हमें रिसीवेबल बजट बनाना है। तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले रिसीवेबल्स का ब्रॉड डाउन, कितने रिसीवेबल्स पहले से थे। फिर क्रेडिट सेल्स करके रिसीवेबल बढ़ गए, इस महीने की क्रेडिट सेल आ जाएगी। क्रेडिट सेल आप कहाँ से लेंगे? सेल्स बजट से लेंगे। जनवरी की सेल्स, जनवरी का जो सेल्स बजट है उधर से आ जाएगी। सही है, तो सेल्स आ जाएंगी जो जनवरी में हुई हैं। फिर जो पैसे मिले वो माइनस कर देंगे। अच्छा, पैसे भी कुछ इस तरह से मिलते हैं, वो अक्सर ये कहता है कि कुछ रिसीवेबल्स हैं जो 1 महीने में पैसे देते हैं और बाकी रिसीवेबल्स हैं जो 2 महीने के बाद पैसे देते हैं। तो ये रिसीट आ जाएगी 1 मंथ वाली। फिर वो बोलेगा जो 1 महीने में पैसे देते हैं हम उनको डिस्काउंट भी देते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड आएगा। और फिर कुछ रिसीवेबल्स हैं जो 2 महीने बाद पैसे दे रहे हैं, तो यानी कि नवंबर में उनको उधार दिया था नवंबर में, तो आज दिसंबर, जनवरी में आके हमें पैसे दे। और फिर आ जाएगा सीडी, क्लोजिंग रिसीवेबल्स। तो रिसीवेबल का बीडी, क्रेडिट की सेल्स, 1 महीने में जो पैसे दिए वो डिस्काउंट अलाउड, कुछ ने 2 महीने बाद आज पैसे दिए, और रिसीवेबल का सीडी। ये सीडी अगले महीने का फिर बीडी बन जाए। फिर क्रेडिट सेल्स, फिर 1 महीने वाले रिसीट्स, डिस्काउंट अलाउड, 2 महीने वाली रिसीट्स, 2 महीने पुराने पैसे अभी मिल रहे हैं, सीडी। फिर ये ब्रॉड डाउन, क्रेडिट सेल्स, 1 महीने में पुराने पैसे आ गए, डिस्काउंट दे दिया, 2 महीने पुराने पैसे आ गए, और फिर आ गया सीडी। इस तरह करके रिसीवेबल बजट बनेगा हर महीने। तो ये एसएलसीए वाली चीज़ें आ रही हैं रिसीवेबल बजट में इस तरह से: बीडी, क्रेडिट सेल, रिसीट, डिस्काउंट अलाउड, फिर रिसीट, सीडी। रिसीवेबल बजट के बाद पेएबल बजट, और पेएबल बजट पीएलसीए की तरह बनेगा। पीएलसीए सप्लायर अकाउंट, लायबिलिटी, ब्रॉड डाउन क्रेडिट, क्रेडिट परचेजेस, डिस्काउंट रिसीव्ड, कम करती हैं। पेबल उधार लायबिलिटी को डेबिट पे आती है। पेमेंट टू सप्लायर से भी उधार कम होता है। और चीज़ें भी आती हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं उतनी चीज़ें लिख रहा हूँ जो नॉर्मली पेएबल बजट में आती है। तो पेएबल बजट में फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये भी जैन, फेब और मार्च का बना लेते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा? पेएबल्स का ब्रॉड डाउन। ये पेएबल शुरू में थे, पेएबल बढ़ा किस तरह?
पेबल इंक्रीज कैसे होता है? क्रेडिट परचेजेस करके। तो ये क्रेडिट परचेज करी, ये परचेज बजट से आएगी। फिर हमने इसको पेमेंट करी, कुछ को हम 1 महीने में पैसे देते हैं, तो दिसंबर वाले पैसे हमने आज जनवरी में दिए, तो जनवरी में ये पेमेंट हो गई और हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। और हम जनवरी में नवंबर वाली पेमेंट भी कर रहे हैं। इस सवाल टू सवाल वेरी करेगा, सवाल का डेटा पढ़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से पेमेंट होगी। तो नवंबर वाली पेमेंट भी हमने जनवरी में करी। आखिर में ये पेबल बच गए जनवरी के बाद, जनवरी के आखिर में ये पेमेंट्स हो गई, ये डिस्काउंट हो गया, उसके बाद ये पेबल बच गया। फिर ये बनेगा फैब का ओपनिंग, फैब की परचेज, फैब की पेमेंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, पेमेंट 2 मंथ्स, CD। ये मार्च का ओपनिंग बन गया, मार्च की परचेज, मार्च में जो हमने फैब वाले पैसे दिए होंगे, फैब के पैसे मार्च में दिए, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, और जनवरी के पैसे जो 2 महीने बाद फैब में दिए, और फिर ये पेबल बच गया। ये फॉर्मेट होगा पेबल बजट का। पेबल का ब्रॉट डाउन, क्रेडिट परचेज, पेमेंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, 2 महीने पुरानी पेमेंट और CD। कुछ में वो एक ही दफ़ा पेमेंट करता है, कुछ में वो 2 दफ़ा पेमेंट करता है, उस तरह से आएगा। फिर आता है मास्टर बजट। अच्छा, एक चीज़ और है जो आपको क्वेश्चन के अंदर देखनी पड़ेगी। कुछ सवाल वो बजटिंग ही देता है ये बताते हुए कि बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, और कुछ सवाल वो बजटिंग के देता है ये बताते हुए कि बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, रिटेल बिजनेस है। अच्छा, अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, यार मैथ्स पढ़ ले प्लीज यार। अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, वो चीज़ें खुद बनाता है, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है सवाल पढ़ के, तो इस बिजनेस की सीक्वेंस क्या होगी? वो ये होगी, सबसे पहले आएगा सेल्स बजट। सेल तो करेगा ही करेगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, वो चीज़ें खुद प्रोड्यूस करेगा, तो फिर वो क्या बनाएगा? वो प्रोडक्शन बजट बनाएगा। किस चीज़ का? फिनिश गुड्स का। अच्छा, अगर प्रोडक्शन बजट बनेगा तो उसके बाद वो परचेज बजट बनाएगा। परचेज क्या करेगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस? वो बने बनाए फिनिश गुड्स तो नहीं खरीदेगा ना, फिनिश गुड्स तो वो खुद बनाता है, तो परचेज क्या करेगा? रॉ मटेरियल। और फिर बाकी सीक्वेंस वही है। कैश बजट, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, अच्छा रिसीवेबल और पेएबल के बाद जब मास्टर बजट की बारी आएगी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो पहले वो क्या बनाएगा? पहले वो बनाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर बनेगी इनकम स्टेटमेंट, और फिर बनेगी बैलेंस शीट। ये बात याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन होती है। कभी कभार वो सवाल मैन्युफैक्चरिंग का देता है तो ये सीक्वेंस बनती है। फिर मास्टर बजट डायरेक्ट नहीं बनता, मास्टर बजट में पहुंचने से पहले आपको क्या करना पड़ता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा, फिर इनकम स्टेटमेंट बनेगी, फिर बैलेंस शीट बनेगी, और फिर इसमें DM, DL, VOH, FOH ये सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर। मार्जिनल कॉस्टिंग का भी कॉन्सेप्ट आएगा और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का भी कॉन्सेप्ट आएगा, VCOP और TCOP वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा। अच्छा, अगर रिटेल बिजनेस है, क्या वो बोल रहा है यार ये बिजनेस तो बने बनाए गुड्स खरीदता है, फिर उसकी सीक्वेंस ये होगी, सबसे पहले बनेगा सेल्स बजट, फिर वो बिजनेस प्रोडक्शन बजट नहीं बनाएगा, फिर उस बिजनेस का प्रोडक्शन बजट नहीं बनेगा क्योंकि वो प्रोडक्शन करता ही नहीं है, वो यूनिट्स प्रोड्यूस करते ही नहीं है, बनाते ही नहीं है, खुद बने बनाए खरीदता है वो।
तो प्रोडक्शन बजट नहीं आएगा, फिर उसका डायरेक्ट क्या आएगा, परचेज बजट आएगा। और परचेज बजट ही किस चीज़ का होगा, उसका फिनिश गुड्स का, क्योंकि वो जब खुद बनाता ही नहीं है तो वो खरीदता ही क्या है, डायरेक्ट वो फिनिश गुड्स खरीदता है डायरेक्ट, तो परचेज ही फिनिश गुड्स करेगा। फिर कैश बजट, फिर रिसीवेबल और पेएबल बजट, और फिर वो डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएगा, उसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनेगा। तो अगर सवाल रिटेल बिजनेस का है तो 2-3 बातें हैं। नंबर 1, प्रोडक्शन बजट नहीं बनेगा रिटेल बिजनेस का, और जो परचेज बजट बनेगा वो फिनिश गुड्स का बनेगा, वो फिनिश गुड्स का बनेगा, और मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनेगा उसका। सवाल पढ़ के आपको समझना है कि ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या नहीं, ये कन्फ्यूज़न आती है। कुछ सवालों में बच्चे बोलते हैं कि प्रोडक्शन बजट बन रहा है, और कुछ सवालों में डायरेक्ट परचेज बजट बन रहा है। कुछ सवालों में प्रोडक्शन बजट फिनिश गुड्स का बन रहा है और परचेज बजट रॉ मटेरियल का बन रहा है, और कुछ सवालों में परचेज बजट ही फिनिश गुड का बन रहा है। ये फ़र्क है इनके अंदर, ये 2 तरह के सवाल आते हैं कि आपको सवाल पढ़ के समझना है कि सवाल मैन्युफैक्चरिंग है या रिटेल, वो लिख के नहीं देगा सवाल के अंदर। अच्छा, अब आ जाए मास्टर बजट पे। तो अगेन अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो पहले क्या बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा। पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डीएम आएगा, डीएल आएगा, ओवरहेड्स आएंगे सारे, और फिर वहाँ पे कैलकुलेट होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकलेगी। नहीं, मैंने बजटिंग में आना नहीं चाहिए, आने को तो आ सकता है, लेकिन बजटिंग के अंदर फैक्ट्री प्रॉफिट आना नहीं चाहिए, बहुत लंबा हो जाएगा सवाल, लेकिन आने को आ सकता है, वो डाल सकता है। ये 20% मार्कअप है, 30% मार्कअप है, तो उसके हिसाब से आ जाएगा। फिर बनेगी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा, बजटेड सेल्स। अब जैसे वो इनकम स्टेटमेंट बोलेगा भाई जनवरी से लेके मार्च तक की बनाओ, तो हम क्या करेंगे, हम सेल बजट उठाएंगे, जैन का, फेब का, मार्च का सेल्स बजट। तो हम आएंगे सेल्स बजट पे, हम जैन की, फेब की, मार्च की सेल्स ले लेंगे। 20,000, 27,500 और 24,200, इनको ऐड कर लें, 71,700, ये हम लाके यहाँ सेल्स लिख देंगे। तो अगर जैन से मार्च की इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो जैन से मार्च तक की सेल 71,700 आ गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स, फिर क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो आपने निकाली है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, अब ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री आप कैसे लेंगे, जनवरी से मार्च तक की इनकम स्टेटमेंट है, तो 1 जनवरी की जो फिनिश गुड है वो ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी, और 31 मार्च की जो फिनिश गुड है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री बनेगी। जनवरी में शुरू हो रहा है, 1 जनवरी ओपनिंग इन्वेंट्री और 31 मार्च क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री हो, सही है। ये आपको किधर से मिलेगी ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री, प्रोडक्शन बजट से मिलेगी। प्रोडक्शन बजट में था ना ओपनिंग फिनिश गुड और क्लोजिंग फिनिश गुड, वहां से मिलेगी। ये खैर ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर तब समझ में आएंगी जब इसका सवाल सॉल्व करेंगे। तो ओपनिंग फिनिश गुड, क्लोजिंग फिनिश गुड वहाँ से आएगी
अब इसको वैल्यू किस पे करना होगा? ये तो यूनिट्स आएंगे आपके पास वहाँ से, तो वो तो यूनिट्स में चल रहा था, प्रोडक्शन में यूनिट्स था, तो यूनिट्स आ गए। अब इसकी वैल्यू में कन्वर्ट करना है ना, इनकम स्टेटमेंट में तो वैल्यू आएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री इतने रुपए की, क्लोजिंग इन्वेंट्री इतने रुपए की, वैल्यू कैसे आएगी? आपको देखना पड़ेगा वो मार्जिनल कॉस्टिंग इस्तेमाल करता है या एब्जॉर्प्शन। तो VCOP या TCOP के हिसाब से इसकी वैल्यू निकली। फिर ये ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल आएगी, आप माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और फिर अदर इनकम्स अगर कोई हैं तो, और फिर खर्चे आ जाएंगे। वो बता देगा हम जैन से मार्च तक ये खर्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये खर्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये खर्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये खर्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जैन से मार्च तक के एक्सपेंसेस आके आप प्रॉफिट निकालें, और बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट वही रहेगा। वो बता देगा 31 मार्च को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये चीज़ें होंगी। अच्छा, बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे नॉन करंट एसेट्स आएंगे, वो आपको IAS 16 का वो बनवा सकता है शेड्यूल, उसके जो CDs आएंगे वो इधर आ जाएंगे। तो हर चीज़ सवाल में नहीं आएगी, जाहिर सी बात है, इतनी सब चीज़ें, लेकिन ये सब आ सकती हैं। वो सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का सवाल दे सकता है, तो जब वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का सिर्फ सवाल देगा तो ये चीज़ें दे देगा। जब वो आपको सेल बजट से लेके आ रहा होगा तो इतने डिटेल में नहीं देगा, कम दे देगा चीज़ें, लेकिन ये सब चीज़ें इसका पार्ट हैं। तो हो सकता है शेड्यूल बना के आपसे NCA के CDs निकलवाए और वो आ जाए यहाँ पे 31 मार्च के। मैं अभी सारी एग्जांपल जैन फेब मार्च लेके चल, तो 31 मार्च के NCA आ गए, फिर करंट एसेट्स आ गए, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल की भी इन्वेंट्री होगी 31 मार्च की, परचेज बजट से मिलेगी। रॉ मटेरियल किधर आ रहा है? परचेज बजट में आ रहा है। फिनिश गुड्स की भी इन्वेंट्री होगी, फिनिश गुड की इन्वेंट्री आपको कहाँ से मिलेगी? प्रोडक्शन बजट से मिलेगी 31 मार्च की अमाउंट्स। रिसीवेबल्स आएंगे, रिसीवेबल बजट से आएंगे 31 मार्च के रिसीवेबल का CD, रिसीवेबल बजट बनाया था ना, रिसीवेबल बजट का 31 मार्च का CD ये रहा। ये बैलेंस शीट में अगर क्वेश्चन में कनेक्शन है तो। हाँ, ज़रूरी नहीं है, लेकिन सवाल पढ़ के पता चले। कैश बजट में आप इनफ्लोज और आउटफ्लोज की बेसिस पे खर्चे लिखोगे, और इनकम स्टेटमेंट अप्रूवल्स की बेसिस पे बनेगी। मतलब मैं सिर्फ एग्जाम्पल देके आपको बता सकता हूँ, जो हर सवाल अलग है इसका। बजटिंग का हर क्वेश्चन डिफरेंट है, तो उस सवाल के हिसाब से सॉल्व करना होता है, इसलिए बजटिंग टफ है। हर सवाल बहुत डिफरेंट है बजटिंग में। बैंक का CD आपको कहाँ से मिलेगा? वैसे हो सकता है दिया हुआ हो, लेकिन कैश बजट आप बनाते हो, कैश बजट में आते हैं इनफ्लोस माइनस आउटफ्लोस, नेट फ्लोस, वहाँ से आएगा कैश बजट से। 31 मार्च का जिस दिन की बैलेंस शीट है उस दिन की बैलेंसेस आप पिक कर लोगे। ये भाई कैपिटल एंड लायबिलिटीज दिया होगा, हो सकता है SOCE बनानी पड़े और SOCE के CDs निकालने पड़े हमें कि इतना ऑर्डिनरी शेयर था और हम एक्सपेक्ट करें जैन फेब मार्च में इतने शेयर्स इशू करेंगे, इतना रिटेन प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो SOCE के CDs आ जाएंगे। बाकी लायबिलिटीज आ जाएंगी। पेबल बजट से आ जाएगा पेबल का CD। इतना लंबा सवाल आया नहीं है। रिसीवेबल और पेबल का एक सवाल आया है, मतलब आए हैं सवाल, उसमें सिर्फ रिसीवेबल बजट बनाना है और पेबल बनाना है, मुश्किल होता है। ये जो एक महीने की रिसीट्स निकालनी और डिस्काउंट अलाउड निकालना है ना, बहुत मुश्किल होता है, इसको समझना आसान नहीं होता, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। फिर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के सेपरेट सवाल आए, बजटेड IAS और बजटेड बैलेंस शीट।
फिर कुछ सवाल आए जिसमें उसने बोला है सेल बनाओ, बजट, प्रोडक्शन बनाओ, परचेज बनाओ और कैश बजट बनाओ। यहाँ रुक गया हो। कुछ सवाल आए सेल बजट, प्रोडक्शन, परचेज, कैश बजट का नहीं बोला। इसके बाद बोला है मैन्युफैक्चरिंग और आईएस बनाओ। तो अलग अलग तरह के सवाल हैं, सवाल कर करके आपको समझ में आएगा किस तरह से करना। लेकिन ये सारे फॉर्मेट्स हैं जितने बजट्स हमारे सिलेबस के अंदर हैं। सेल, परचेज, प्रोडक्शन, कैश, रिसीवेबल, पेएबल, बजटेड इनकम स्टेटमेंट और बजटेड बैलेंस शीट विद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सही, इसके सवाल फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।